हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था पढ़ेंगे कि यहाँ कृषि किस तरह से होती है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, इसके पहले हम जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने मिट्टियाँ पढ़ाई थी। तो मिट्टियों में हमने जो अपना ये यूपी था तो इसको 3 भागों में हमने बांटा था। ठीक है, हमने ये बांटा था कि ये ऊपर का क्षेत्र एक है और मध्य का क्षेत्र और ये नीचे का क्षेत्र। इसमें हमने देखा था कि जो ये वाला क्षेत्र है इसमें से एक जो तराई का क्षेत्र था वहाँ पर धान की फसलें ज़्यादा होती थी, गन्ना होता था। और एक चीज़ ये कि यहाँ की जो मिट्टी थी यहाँ पर चूँकि देखिए यमुना और गंगा दो नदियों का जो प्रवाह है वो यहीं पर है और कुछ नदियाँ इधर से इस तरह से आके मिलती हैं इनमें। तो ये जो पूरा वो बनता है, इसका प्रवाह क्षेत्र इस तरह से बनता है। तो यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। मतलब कि ये हम साधारण सी अगर बात में कहें, जो यूपी है वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। तो देखिए, अगर मिट्टियों के बारे में और आपको अगर जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। यदि नहीं देखे हैं तो क्रम से अगर इन वीडियोस को देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति चूँकि यूपी की इस तरह से है कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो कृषि है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाती है। कृषि और पशुपालन, देखिए 3 तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं मैनुअली, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की और तृतीयक क्षेत्र की। तो जो कृषि है, पशुपालन है, खनन है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो 1994-95 तक कृषि और पशुपालन का जो योगदान था यूपी में वो सारे क्षेत्रों से ज़्यादा था। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा योगदान 1994-95 तक था। इसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र का जो स्थान था वो हो गया कम और तृतीयक क्षेत्र ने अपना स्थान पहला प्राप्त कर लिया। मतलब कहने का ये है कि कृषि के क्षेत्र में जो उपज थी उसका जो जीडीपी में, हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें उसका जो रोल था वो 94-95 तक सबसे ज़्यादा था। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी और उसमें हमने जो ये एक्टिविटीज़ का फंक्शन रखा था कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की कितनी एक्टिविटीज़ में अब फंक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर 59.3% लोग ये कृषि से जुड़े हुए थे। इसमें से कुछ तो किसान थे और कुछ किसान मजदूर थे, है ना, कृषि मजदूर थे। तो 59% लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी में कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे। कृषि में देखिए जो बोया जाने वाला क्षेत्र है पूरा, उसमें से 80.67% सिंचाई क्षेत्र में आता है। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र सिंचाई में है। हम अगर ये देखें कि मान लीजिए कि 80 हेक्टेयर भूमि है तो 100 हेक्टेयर भूमि है यदि, तो उसमें से 80.67% यानी 80.67 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर सिंचित है, वहाँ पर सिंचाई की जा सकती है। तो इसलिए देखिए सिंचाई का साधन और सिंचाई की जो यहाँ पर उपज वो है, सिंचाई का जो ज़्यादा साधन है वो कृषि को प्रमोट करता है। शुद्ध देखिए जो पूरी सिंचाई होती है तो सिंचाई के कई तरह के साधन हो सकते हैं, जैसे कि नहर हो सकता है ना, और नलकूप हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंचाई में 71.5% जो सिंचाई है वो होती है नलकूपों के माध्यम से। इसके बाद 18% होती है नहरों के माध्यम से और बाकी के जो क्षेत्र होते हैं वो किसी अन्य माध्यमों से सिंचाई होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछे जाते हैं अधिकांशतः कि भारत में नलकूप जो यूपी है तो यूपी में नलकूपों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है, तो पूरी सिंचाई का 71% जो सिंचाई है वो नलकूपों द्वारा होती है। देखिए खेती जो है वो चूँकि वंशज क्रम में बढ़ती है,
तो वंशज क्रम में बंटने के कारण पहले जनसंख्या जैसे कम थी, तो एक व्यक्ति के पास जो खेती का टुकड़ा था, भूमि का जो टुकड़ा था वो ज़्यादा था, है ना। इसके बाद क्रम से जब जनसंख्या बढ़ती गई तो वो क्या हुआ कि जोत का आकार, जोत के आकार का मतलब होता है कि जैसे एक कोई क्षेत्र है ये और एक व्यक्ति के नाम पे है, तो ये एक जोत का आकार हो गया। जोत के आकार के हिसाब से अगर वर्तमान समय में देखें हम, तो औसतन 0.75 हेक्टेयर इतना जोत का आकार है यूपी का, क्योंकि इसमें से जो सीमांत और लघु किसान हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो बड़े किसान हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, जैसे कि मृदा के प्रकार, वर्षा, तापमान, मानव संसाधन, तो इनके अनुसार उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितनी जलवायु प्रदेशों में या कितनी कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होगा 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगर हम परिस्थिति के हिसाब से यूपी को बांटें तो 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के हिसाब से उत्तर प्रदेश को फ्रेंड्स बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को मृदा के समूह के हिसाब से बांटें, जैसे हमने पिछले वीडियो में जो मृदा पढ़ी थी तो हमने राकड़ मिट्टी पढ़ी थी, है ना, जलोढ़ मिट्टी में से हमने कई तरह की मिट्टियां पढ़ी थी। तो इस तरह से अगर हम मिट्टियों के हिसाब से बांटें तो 8 प्रकार की मृदा समूहों पे उत्तर प्रदेश को हम बांट सकते हैं। अब देखिए फसलों के प्रकार, तो यूपी में हो या अपने देश में पूरे में मैनुअली 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ, रबी, जायद, 3 प्रकार की। तो इसी प्रकार से यूपी में भी 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें से पहली है खरीफ की फसल। देखिए जो खरीफ की फसल है उसके लिए क्या है कि अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक जल की आवश्यकता होती है। खरीफ की जो फसलें हैं इनकी बुआई का जो टाइम होता है वो होता है मई से जुलाई तक। वैसे इसका जो मुख्य टाइम होता है वो जून से उस स्थान पर होता है जहाँ पर हम वर्षा के माध्यम से ही बुआई कर पाते हैं। लेकिन अगर पानी का संसाधन है, हमारे पास नलकूप है, तो वहाँ पर हम मई से भी कुछ फसलों को क्या करते हैं, उगाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से मई से जुलाई के बीच में ये फसलें क्या हैं कि बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इन फसलों को काट लिया जाता है। इन फसलों में से प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे धान हो गया, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सांवा, ठीक है, देखिए कोदो, सनई या जूट, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिली और इसके बाद और भी कुछ जो फसलें हैं वो हम इस खरीफ की फसलों के अंतर्गत उगाते हैं। खरीफ की फसलों के बाद देखिए रबी की फसलें। रबी की फसलें जो होती हैं उनके लिए जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन चाहिए, है ना, कम तापमान चाहिए और जल की भी कम आवश्यकता इसको होती है। इनकी जो बुआई का समय है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब जैसी शीत ऋतु मतलब ठंडी जैसे ही शुरू होने वाली होती है तभी हम रबी की फसलों की बुआई शुरू करते हैं। इन फसलों में से मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही। देखिए यहाँ पर सरसों और लाही ये 2 चीज़ें को देखिए आप। सरसों क्या होता है, सरसों पीले पीले कलर के होते हैं, लेकिन ये जो लाही है ये होता है ब्लैक कलर का, है ना। और हम जो तेल प्रयोग करते हैं अधिकांशतः, जिसे हम सरसों का तेल कहते हैं, तो वो अधिकांशतः इसी ब्लैक वाले सरसों की या ब्लैक वाली लाही की प्रयोग में होता है। इसके साथ देखिए आलू है, तंबाकू है, तो ये सारी जो भी फसलें होती हैं रबी में उगाई जाती हैं। एक चीज़ और देखिए, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ये वाली फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन यूपी में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे अगर हम पिछली खरीफ की अगर बात करते तो सोयाबीन भी क्या है, खरीफ की फसल है, लेकिन वो यूपी में चूंकि नहीं होती है ना के बराबर, तो इसलिए उसको हम इसमें से नहीं रखे थे। अब रबी के बाद में देखिए जायद की फसलें, तो खरीफ, रबी और जायद। एक चीज़ और, इसमें प्रश्न ऐसे पूछा करता है कि निम्न में से कौन सी फसल जायद की नहीं है, या फिर पूछेगा कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ, रबी, जायद, इनमें से जो भी है वो इस तरह से प्रश्न बना के पूछता है। तो आपको क्या करना है कि इनकी जो फसलों के नाम है ना,
इनको आपको थोड़ा सा याद करके रखना है कि कौन सी फसल किस मौसम में होती है ना, किस टाइप की है, वो खरीफ की है कि रबी की है कि जायद की है। देखिए जायद की फसल देखते हैं, तो जैसे ही जो रबी की फसल है उसकी कटाई हो जाती है, तब उसके बाद जो हम बोते हैं फसलें उनको हम कहते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें अधिकांशतः बिल्कुल गर्मी की ही फसलें होती हैं और इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इनका जो बोने का टाइम होता है फ्रेंड्स वो होता है मार्च अप्रैल, और कटाई जून जुलाई तक इनकी हो जाती है। इसमें से कटाई का मतलब क्या है कि देखिए कुछ तो काटी जाती हैं एक साथ, और कुछ का जो फसलें होती हैं वो सब्जी के रूप में होती हैं, फलों के रूप में होती हैं। जैसे देखिए इसमें से क्या है, ककड़ी है, खीरा है ना, खरबूज है, परवल है, लौकी है, काशी फल है, मूंग है, लोबिया है। देखिए मूंग और लोबिया ये दोनों दाल के रूप में प्रयोग आती हैं और ये जायद की फसलें, जायद में इनको इस टाइम पे उगा लिया जाता है क्योंकि इनका पकने का टाइम जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से जायद की फसलें हैं जो हमारे यहाँ पर देखिए ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज ये जो भी आते हैं सब, ये सब जायद की फसलें हैं। कुछ और फैक्ट्स जानते हैं अपनी यूपी के कृषि के बारे में। जैसे एक फैक्ट्स है कि गेहूं के उत्पादन में जो गोरखपुर का स्थान है वो सबसे अच्छा, मतलब गोरखपुर में बहुत ही ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है। प्रदेश में सर्वाधिक जो चना उत्पादन होता है वो बुंदेलखंड में होता है। देखिए अगर हम देश की बात करें वो, तो देश में से पूरे प्रदेशों को अगर लें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चना उत्पादित होता है, और दालें भी जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं वो कहाँ उत्पादित होती हैं, मध्य प्रदेश में उत्पादित होती हैं। लेकिन अगर अपने यूपी की बात की जाए तो यूपी में बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो शुष्क क्षेत्र है काफ़ी, और काली मिट्टी का क्षेत्र है लगभग। हमने बुंदेलखंड की मिट्टियां पढ़ाई थी फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियोस में। तो यहाँ पर ये जो मिट्टियां हैं ये चने के लिए और कुछ ऐसी फसलों के लिए जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है अच्छे से उत्पादित की जा सकती हैं। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और चने के साथ साथ में एक चीज़ और, वहाँ पर जो अरहर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है फ्रेंड्स। अफीम के लिए प्रसिद्ध जो ज़िला है वो बाराबंकी है, मतलब बाराबंकी में अफीम सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है अपने यूपी की अगर हम बात करें। और अफीम देखिए बाराबंकी के साथ साथ में गाजीपुर में भी उगाई जाती है, लेकिन गाजीपुर में बाराबंकी से कम उगाई जाती है। और गाजीपुर में ही एक फैक्ट्री है अफीम की, जो कि मात्र एक फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश की अफीम की, तो वो फैक्ट्री गाजीपुर में है फ्रेंड्स। और नकदी फसल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अपने देश का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है, कहाँ पे, यूपी में। और यूपी में जो उत्पादित गन्ना है ये क्या है, नकदी फसल है। नकदी फसलें जिससे किसान सीधे बेच के उससे नगद पैसा प्राप्त कर लेता है, वो नकदी फसलें, जैसे तंबाकू हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया। तो गन्ना यहाँ की मुख्य नकदी फसल है जो कि तराई के क्षेत्र में भरपूर मात्रा में फ्रेंड्स उगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कृषि में देखा कि हमने किस किस तरह की फसलें उगाई और किस तरह से इसका परिदृश्य है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अब जो और भी आप वीडियोस हैं जीएस के, आप सारे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस चैनल में। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।